पत्नी बोली, सुनो मैं मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे 1 हफ्ता भी लग सकता है, फिर भी कोशिश करूंगी 3 दिन में लौट आऊं। मगर तुम घर को गंदा मत करना, नहाने के बाद तौलिया धोकर सुखा देना, कहीं भी मत फेंकना, और रसोई में झूठे बर्तन मत छोड़ना। सब्जी बनाओ तो मसालों के डिब्बों को गंदे हाथों से मत छूना। सिंक में पानी डालते रहना वरना बदबू आने लगेगी। टाइम पर नहा लेना, आलस मत करना। सुरेश चिढ़कर बोला, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। पति के कड़वे शब्द सुनकर भी वो चुप रही, क्योंकि माँ ने कहा था कि बिछड़ते वक्त कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो प्यार से बोली, मैं जानती हूँ मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, न टाइम पर खा पाओगे, न टाइम पर नहाओगे, सब कुछ कहकर करवाना पड़ता है, इसलिए अपना ख्याल रखना, उल्टा सीधा मत खा लेना। सुरेश और भी ज्यादा चिढ़ गया था, बोला, तुमसे शादी हुए 10 साल हो गए हैं, उससे पहले भी मैं जिंदा था, तुम नहीं थी, तब भी मैं नहाता था, खाता पीता भी था। अब तुम ऐसा करना, 1 महीने बाद वापस आना, फिर देखना मैं जिंदा रहता हूँ या नहीं। बात चुभने वाली थी, इसलिए वो चुप ना रह सकी। बोली, उस वक्त तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारी माँ थी, अब माँ नहीं है, अकेले रहोगे, इसलिए फिक्र होती है, और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम यहाँ फालतू के दोस्तों को इकट्ठा मत करना, मेरे कमरे को गंदा किया तो फिर देख लेना, बहुत बुरा होगा। कहते हुए अनिका की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर खड़े ओ में बैठकर चली गई। उसके जाते ही सुरेश खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। 2 साल बाद वो इतने दिनों के लिए पीहर गई थी। पत्नी के जाने के बाद वो ऑफिस चला गया, मगर शाम को छुट्टी होते ही वो दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। रात को देर से घर आया, उसके कदम डगमगा रहे थे। घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इस कारण उसने लिमिट से ज्यादा पी ली थी। वो बाहर ही खाना खा आया था ताकि रसोई गंदी ना हो और पत्नी की किच-किच ना सुननी पड़े। जब वो सुबह उठा तो रात को ज्यादा पीने के कारण उसका सिर दर्द कर रहा था, हिम्मत टूटी हुई थी, इस कारण उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। मगर सुबह के 10 बजे तक सिर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वो ठेके पर गया और एक बोतल ले आया। 2 पैग लगाए तब जाकर सिर दर्द में आराम मिला। अनिका उसे महीने में 1 बार से ज्यादा पार्टी नहीं करने देती थी, मगर अब वह घर में अकेला था। सिर दर्द के बहाने 2 पैग लेने के बाद वह दिन में ही शुरू हो गया। भूख लगी तो बाहर से अंडे ले आया, रसोई में जाकर अंडे उबाले। उस रसोई में जहां अंडे मांस ले जाना सख्त मना था। अगर अनिका घर में होती तो उसकी क्या मजाल थी जो अंडे घर में भी लाता। अब पैग की चुस्की के साथ उबले हुए अंडे खाकर वह आनंद लेते हुए सो गया। शाम को उठा तो फिर से सिर दर्द कर रहा था। वह जैसे तैसे नहाया। इतने में 3 दोस्त उसके घर आ गए। फिर घर में ही पार्टी का प्रोग्राम बना, मीट बना, दारू का दौर चला। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी पी गया था और कब उसे नींद आ गई। उसके दोस्त भी वहीं सो गए थे, मगर सुबह जल्दी उठकर चले गए। सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसकी हालत बहुत खराब थी। पूरा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा था, उठने की भी हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे वह बाथरूम में गया तो उसे उल्टी आने लगी, क्योंकि बाथरूम पूरी तरह सर रहा था। उसके दोस्तों ने फ्लश भी नहीं चलाया था। उसने फ्लश चलाया मगर फिर भी बदबू नहीं गई। जैसे तैसे वो वापस आकर कमरे को गौर से देखने लगा तो उसका दिमाग भन्ना गया। झूठे बर्तन इधर उधर पड़े थे, चूस कर फेंकी गई हड्डियां आधी थाली में पड़ी थीं, बाकी फर्श पर बिखरी हुई थीं। दीवारों पर भी सब्जी के धब्बे लगे हुए थे। वो रसोई में गया तो वहाँ भी हालात ठीक नहीं थे। पूरी रसोई अस्त व्यस्त थी। उसने फ्रिज से दूध निकाला, फिर हिम्मत करके चाय बनाई। चाय पीकर वापस कमरे में आकर सो गया। उसने सोचा था कि थोड़ी तबीयत ठीक होते ही पूरे घर की सफाई करेगा, मगर तबीयत ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो गई थी। शरीर बुखार से तपने लगा था। कभी कभार पार्टी करता था, मगर 2 दिन लगातार दारू और मीट ने उसका हाजमा बिगाड़ कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो गई हो। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। साथ में उसे यह भी टेंशन सता रही थी कि पूरा घर गंदा पड़ा है। अगर अचानक अनिका आ गई तो क्या होगा। जब दोपहर तक हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसने हॉस्पिटल जाने की सोची, मगर खड़े होते ही उसे चक्कर आने लगे। ऐसा लगा अभी गिर जाएगा। वो वापस बेड पर पसर गया। आखिर हार कर उसने पत्नी को फोन मिलाया। अनिका ने फोन उठाया तो वो बोला, घर आ जाओ प्लीज। अनिका बोली, पागल हो क्या, परसों ही तो भाभी की डिलीवरी हुई है, यहाँ काम करने वाला कोई नहीं है। 10-12 दिन रुक जाओ, दीदी के आ जाने दो, फिर आ जाऊंगी। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। रुंधे गले से बोला, तब तक शायद मैं न रहूं। अचानक अनिका की घबराई हुई आवाज आई, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, शुभ शुभ बोलो। वो फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगा। बोला, प्लीज घर आ जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है।
पूरा शरीर फोड़े की तरह दुख रहा है। बुखार से बुरा हाल है, खराब ही नहीं हुआ जा रहा। अनिका बोली, मेरे जाते ही आपने पीना शुरू कर दिया? वो सुबकते हुए बोला, हाँ 2 दिन से पी रहा था। तू तो जानती है ना, तेरे बिना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। तेरा रोकना टोकना सब जायज है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे जाते ही पूरा घर नरक बन गया है। हर तरफ बदबू आ रही है। तेरी मंदिर जैसी रसोई को मैंने अपवित्र कर दिया, वहाँ अंडा मीट बनाया। तू सच कहती थी कि घर में मांस मदिरा बनाने से देवता नाराज हो जाते हैं। सचमुच मुझ पर देवता नाराज हो गए। अब तो यमराज मेरे प्राण लेने निकल पड़े होंगे। पत्नी बोली, ऐसा मत बोलो, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूँ। सुरेश बोला, एक बात कहूँ? वह बोली, क्या? वह धीरे से बोला, तू रौनक है इस घर की। तेरे रहने से ये घर महकता है। तेरी पायल की छमछम से देव जाग जाते हैं, फिर रात दिन इस घर की रखवाली करते हैं। तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। तेरे बिना मैं जीरो हूँ। तू साथ रहती है तो मैं 0 से 10 बन जाता हूँ। तू इस घर की माँ दुर्गा है। जब तक तू रहती है तभी ये घर घर रहता है। फिर सुरेश को पत्नी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आगे बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा कहना नहीं माना। अनिका रुंधे हुए गले से बोली, बेड के सिरहाने वाले दराज में पेन किलर टैबलेट रखी है, वह ले लो, मैं अभी आ रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुमने ये सब किया, इसका मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें मेरी वैल्यू पता चल गई, मेरे लिए यही काफी है। मेरे आते ही घर वैसा ही बन जाएगा जैसा था। तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। फोन काटने के बाद सुरेश ने टैबलेट ढूंढी, फिर उसे पानी के साथ निगल गया। वो आ रही है, अब सब ठीक हो जाएगा, ये सोचते हुए उसे नींद आ गई। 3 घंटे बाद वह उठा तो बुखार उतर चुका था। उसने कमरे का जायजा लिया तो कमरा साफ सुथरा था। सारी चीजें अपनी जगह पर व्यवस्थित थीं। झाड़ू पोछा लग चुका था। वह खड़े होकर बाथरूम गया। अब वहाँ बदबू नहीं आ रही थी। फिर वह रसोई में पहुंचा, जहां पसीने से लथपथ अनिका सफाई करने में जुटी थी। अनिका को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। पत्नी ने पोछा लगाते हुए कहा, अब तबीयत कैसी है? वह भरे गले से बोला, तू आ गई है इसलिए तुझे देखकर बुखार भाग गया। मैं ठीक हो गया हूँ। तू तो मेरे लिए दवाई है। तू पास रहती है तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ। प्लीज फिर कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मुझे जीना नहीं आता। इतना सुनते ही अनिका दौड़कर उसके सीने से चिपक गई। बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हें मेरी अहमियत पता चल गई। एक औरत के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। कहानी का संदेश, औरत है तो घर है। बिना औरत के हर मकान एक खंडहर है। वह अपने पसीने से सींचकर मकान को घर बनाती है। घर को सजाते संवारते हुए वह बिल्कुल नहीं थकती। काम करते हुए दर्द में भी गुनगुना लेती है। उसकी पायल की झनकार और गुनगुनाहट से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर स्वर्ग बन जाता है। वो पति को बुरी आदतों से दूर रखने के लिए उससे झगड़ा करती है, मगर उसका झगड़ा भी प्यार और फिक्र से भरा होता है। बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं?